हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद तौफीक नूरी आप तमाम यूट्यूब व्यूवर्स का बीपीएससी क्रैक बाय नूरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इतिहास की सीरीज़ में इतिहास की कुछ मूलभूत अवधारणाएं बताऊंगा कि किस तरह से साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारत को नीचा दिखाया या दिखाने की कोशिश की और उसके जवाब में किस तरह से 19वीं और 20वीं शताब्दी के हमारे इतिहासकारों ने उसका जवाब दिया। तो सबसे पहले आइए कलहन की राजतरंगिणी को देखते हैं। यह पहली वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। इन्होंने इतिहास लिखने की एक परंपरा शुरू की और इतिहासकारों के जहन में इतिहास का सही डिफिनेशन डाला। यानी कलहन ने कहा कि असल में इतिहासकार वो है जो पुरानी चीज़ों में नई चीज़ ना जोड़ दे, बल्कि असल में इतिहासकार वह है जो सिक्कों और अभिलेखों के जरिए जो शासक विलुप्त हो चुका है उसको खोज कर ला करके इतिहास में लिखे, उसे इतिहासकार कहते हैं। और यह बात लोगों के दिल में चुभा और सारे दुनिया में कोहराम मच गया। तब इतिहासकारों में एक नई बुद्धि आई और इतिहास में एक क्रांतिकारी दौर शुरू हुआ। तो कलहन की पुस्तक को, राजतरंगिणी को पहली ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। उसके बाद भारत में इतिहास लिखने का पहला प्रयास यूनानी लेखकों ने किया। उसमें हेरोडोटस है, मेगास्थनीज, एस्ट्रोबैरो, टॉलमी इत्यादि ने। हेरोडोटस को जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास का जनक कहा जाता है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त दौर में आया था भारत और उन्होंने बिहार के पाटलिपुत्र के बारे में बहुत अच्छा से बहुत विश्लेषण करके लिखा है। तो इन लोगों ने इतिहास लिखने की एक परंपरा शुरू की हमारे भारत में। उसके बाद भारत में विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और भारत के इतिहास को अपने तरीके से लिखने की कोशिश की। यानी ये लोग साम्राज्यवादी इतिहासकार थे और इन लोगों ने भारतीय इतिहास को अपने तरीके से ढालने की कोशिश की और इन लोग का मंशा था कि भारत के इतिहास को भारत सच्चाई की तरफ न लिखा जाए। उसके बाद हद तो ये हो गई जब जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को बिना किसी तर्क के 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक भाग को हिंदू काल, दूसरे को मुस्लिम काल, आधुनिक काल। जबकि सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि ये जब तक जेम्स मिल भारत में कभी आया नहीं और ना इसको भारतीय भाषा का ज्ञान था, उसके बावजूद बिना किसी तर्क के भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांट दिया: हिंदू काल, मुस्लिम काल, आधुनिक काल। इसी बीच में एक और राइटर उठ के आता है, विसेंट आर्थर स्मिथ। 1904 में एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस किताब में उन्होंने, चूँकि ये भारत का ही उस वक्त सिविल सर्वेंट था, लेकिन जब इन्होंने ये किताब लिखी तो उस वक्त सिकंदर के बारे में 3/3 हिस्सों में सिर्फ सिकंदर की शान में इन्होंने किताब लिख डाली और ये लिखा कि सिकंदर की सेना पूरी एशिया में सबसे बड़ी सेना थी। उसके बाद प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट में किया और इनका मंशा था कि हम ये दिखाना था, ऊपर से दिखाना था कि हम आपके वेदों से लगाव रखते हैं, लेकिन असल मंशा था ईसाई धर्म को फैलाना। साम्राज्यी इतिहासकार के बाद आइए देखते हैं भारत के इतिहासकार और उनकी किताबें। चाहे वो साम्राज्यी इतिहासकार हो, चाहे वो भारतीय इतिहासकार हो, एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और किताब और राइटर कभी कभी आपको दे देगा मिलाने के लिए, और तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो केपी जायसवाल हिंदी पॉलिटी लिखा 1924 ईस्वी में। इन लोगों ने जब देखा कि अंग्रेज साम्राज्यवादी इतिहासकार भारत के इतिहास को तोड़ मोड़ के लिख रहा है, 19वीं 20वीं शताब्दी में जब इन विद्वानों के पास वो किताब पहुंची तो इन लोगों ने अपने तरीके से किताब लिखना शुरू किया। उसमें केपी जायसवाल, एस.सी. राज चौधरी, आर.सी. मजमूदार, नीलकंठ शास्त्री, पी.वी. काने, इन लोगों ने अपने तरीके से किताब लिखा और एक सच्चाई किताब लिखी, एक अच्छी इतिहास लिखकर लोगों के सामने पेश किया। उसके बाद एस.सी. राय चौधरी, इन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनिसेंट इंडिया लिखा। इसमें इन्होंने महाभारत से लेकर के गुप्त साम्राज्य तक की व्याख्या की। उसके बाद आर.सी. मजमूदार, जो बहुत सारी किताबों के राइटर हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया पीपुल लिखा और ये किताब भारत में एक सौगात की तरफ लोगों को मिला। इन्होंने प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल से लेकर के इंडियन फ्रीडम, भारतीय स्वतंत्रता तक किताब लिखी और ये पूरा किताब 11 कालखंडों में विभाजित थी। उसके बाद नीलकंठ ने एक किताब लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ एनिसेंट इंडिया, और दूसरी किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। यानी इस किताब में इन्होंने दक्षिणी भारत के बारे में या दक्षिणी भारत के इतिहास को बहुत ही
अच्छे ढंग से बताया। उसके बाद R.K. मुखर्जी ने किताब लिखी इंडियन सिविलाइजेशन, भारत के सिविलाइजेशन के बारे में बताया, फंडामेंटल ऑफ इंडिया। उसके बाद एक और किताब की भी काने ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा। ये भी किताब बहुत इंपॉर्टेंट थी भारतीय इतिहास को जानने के लिए। तो आइए इतिहास के कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बाद या उन राइटरों को पढ़ने के बाद, उन राइटरों के किताब के पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो 3 सोर्स है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत को देखें। इसमें जो स्रोत के साक्ष्य हैं वो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, भवन एवं स्मारक है, मूर्तियाँ है, चित्रकला है, मृदभांड यानी मिट्टी की बर्तन है। प्राचीन इतिहास में एक और जो सेकेंड स्रोत है जानने का, वो स्रोत है साहित्यिक स्रोत। इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य। तीसरा है प्राचीन इतिहास को जानने का तीसरा जो स्रोत है वो है विदेशी विवरण, यूनानी। विदेशी विवरण में किस तरह से यूनानी के किताबों, यूनानी राइटर हमारे देश में आए, इन्होंने भारत के बारे में लिखा। चीनी यात्री आए, इन्होंने हमारे देश के बारे में लिखा। अरबी आए, इन्होंने लिखा इतिहास के बारे में। तो इन सभी के बारे में, इन सभी ने भारतीय इतिहास को लिखा और भारत के बारे में लिखा। अब हम एक एक करके यहाँ से शुरू करेंगे। अभिलेख, सिक्के, भवन, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, मृदभांड, इन तमाम पुरातात्विक स्रोत को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम अभिलेख से शुरू करेंगे। अभिलेख किसे कहते हैं और अभिलेख, कितने अभिलेख लिखे गए, जैसे अशोक ने सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखवाए। साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है, तो एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अभिलेख के बारे में जानते हैं। अभिलेख, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेख भी 2 तरीके से प्राप्त हुए हैं। एक अभिलेख विदेशों में प्राप्त हुए हैं और दूसरा अभिलेख जो भारतीय अभिलेख हैं। तो आइए हम एक एक करके विदेशी अभिलेख के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद भारतीय अभिलेख के बारे में देखेंगे। तो विदेशी से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजगोई से प्राप्त हुआ है, जो मिताली अभिलेख है। इस अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। ये असल में हुआ क्या था कि वहाँ मध्य एशिया में 2 राजाओं के बीच में एक समझौता हुई थी और उस समझौता में 4 देवताओं के ऊपर साक्ष्य माना गया था। साक्ष्य लेकर इन्होंने समझौता किया था कि आज के बाद हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे। वो 4 देवता थे इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत्य। इसका उल्लेख ऋग्वेद भी मिलता है। दूसरा अभिलेख है मेसोपोटामिया का सुमेरी अभिलेख। इस अभिलेख से भारत के हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। यानी विदेशी अभिलेख में मेसोपोटामिया के सुमेरी अभिलेख से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो दिलियून यानी वर्तमान में इसको बहरीन कहा जाता है, मगन जो कि मगरान तट ओमान में है, और मेलुहा सिंधु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मेसोपोटामिया के किस अभिलेख में सिंधु सभ्यता की जानकारी मिलती है, तो मेलुहा। उसके बाद तीसरा ईरानी शासक दारा प्रथम, जिसको दायर बहु भी कहा जाता है, इसने 3 अभिलेख लिखवाए, उत्तीर्ण करवाए, जिसमें 23 प्रांतों के बारे में जानकारी मिलती है और उसमें से 3 प्रांत भारतीय प्रांतों का उल्लेख है। आइए हम उसमें जानते हैं कि वो 3 प्रांत कौन कौन है। 3 अभिलेखों में 23 प्रांतों का जो उल्लेख मिलता है, आइए उसको एक एक करके देखते हैं। भारतीय 3 प्रांतों की जानकारी मिलती है उस अभिलेख में। तो हिंदू वर्तमान में सिंधु, ये पहला प्रांत, दूसरा गदर वर्तमान में गंधार, और तीसरा सतगु जिसके वर्तमान में पंजाब है। इन ईरानी अभिलेख में 3 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। एग्जामिनेशन में ये कभी कभी दे दिया जाएगा और आपको कहेगा मिलान कीजिए, और मिलाना रहेगा। तो आज तक यही, कल मैं आप लोगों को अगले वीडियो में भारतीय अभिलेख के बारे में एक एक करके जितने भी अभिलेख, इंपॉर्टेंट अभिलेख है, वो सारे अभिलेखों के बारे में बताऊंगा। और आप हमारे चैनल को आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक 2 सबसे बड़ी खुशखबरी ये है आप लोगों के लिए, तमाम यूट्यूब व्यूअर्स के लिए, कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द बीपीएससी मेंस के हिस्ट्री सीरीज़ लेकर के आपके बीच आने वाला हूं। साथ ही साथ
देखते हुए, कंपटीशन के रेस को देखते हुए मैं बहुत जल्द मॉडर्न इंडिया भी शुरू करने वाला हूं। 1-2 दिन में उसका भी वीडियो मैं तुरंत डालूंगा, यूरोपियों का भारत में आगमन किस तरह से हुआ। तो इन तमाम इतिहास की सीरीज़ को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।